सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। एंड थोड़ा आज क्लास लेट हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि लेट तो सर रोज ही होते हैं, लेकिन आज 7 PM पे हो गई बिकॉज आज आप लोगों को पता है मकर संक्रांति थी, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है गांव गए हुए थे आज, है ना। और वहीं पे वो 2 लड़के मुझे मिले थे जिनकी मैंने फ़ोटो डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लास आज लेट हो गई, है ना। बाकी तो आपकी 6:30 से ही रहा करेगी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे दैट विल बी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी कि जो संसदीय समितियाँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि जो आपातकाल होते हैं। उनको यहाँ पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ज़्यादा तो मैं आज आपके कमेंट्स लेने वाला हूँ नहीं क्योंकि क्लास लेट है। फिगर अगर मैंने ज़्यादा और कमेंट्स वगैरह लिए तो फिर डिले हो जाएगा क्लास, है ना। गुड इवनिंग सभी को। चयन, रेमन, नकांशा, कृतिका, विशेश्वर चलो जय श्री राम भाई सभी को। सर लड्डू खा रहे हैं? अच्छा लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हो लड्डू खा रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कर क्यों रहे? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। पार्लियामेंट चैप्टर भी हम लोगों ने किया है, संसद, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इसी की बात करेंगे, और वैसी बात है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं। एक तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं और कहीं कहीं पे हो सकता है आप नाम सुनो कैबिनेट कमिटी, है ना, कैबिनेट कमिटी। अब इन दोनों में अंतर ये होता है सर कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, ये संविधान में चिन्हित हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, बट कैबिनेट कमिटी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक। जैसे कि इनकी अगर हम बात करें तो इनसे डील करता है आर्टिकल नंबर जो 118 सब क्लॉज 1 है, इनसे थोड़ा सा डील करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, बट जो कैबिनेट कमेटी वो मेंशन नहीं है। इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है, अभी हम देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं, कि मिनिस्टर मेंबर नहीं होना चाहिए। इसमें मिनिस्टर ही मेंबर होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई दूसरा, कैबिनेट का मतलब तो सभी समझते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन सबको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें मेनली कैबिनेट कमेटी में कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, और उसको मोस्टली चेयरमैनशिप करता है उसके प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, बहुत ही रेयरली कोई अदर मिनिस्टर करता है। लेकिन इसमें वही मेंबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही मेंबर होते हैं, कहीं कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, और इसमें ध्यान रखा जाता है ज़्यादातर जो हमारी कमेटी होती है, अभी हम देखेंगे कि मिनिस्टर मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियाँ। अब जो संसद में समितियाँ बनती किस लिए हैं? कमिटी वर्ड क्या पहले सुने हैं पार्लियामेंट इसमें पॉलिटी में? बिल्कुल, चैप्टर 1 को रिकॉल करिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनी थी, 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज़ बनी थी, 13 फिर 14 माइनर कमिटीज़, कहीं पे 13 लिखा और कहीं कहीं पे 14। तो ये 8 मेजर कमिटीज़ बनी थी और 13 माइनर कमिटीज़। इनका काम क्या था? इनका काम था कि भाई इस काम को सेग्रीगेट कर दिया गया था एक हेड में, और उसका एक चेयरमैन बना दिया गया था, उसमें कुछ मेंबर्स थे और उनको वो एक चीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करना था। तो ऐसे ही कुछ डेफिनेट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का गठन किया जाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमेशा ऐसे चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आ गए या फिर अगले साल आ जाएंगे, या फिर इस साल कुछ ऐसा हो गया कि उस वजह से ओरिजिनेट हो रहे हैं ऐसे काम। वो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते चलेंगे, ठीक है। तो उन वर्क्स को देखने के लिए जो कमिटीज़ बनती है उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी, या फिर स्थायी समिति भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी या फिर स्थायी समिति बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग कमिटी, ऑलराइट। दूसरी टाइप की जो हमारी कमिटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं एडहॉक कमिटी। एडहॉक कमिटी का मतलब होता है तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक का सिंपल आप या तो ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है, कि 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं। एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्पररी, ठीक है। दूसरी होती है टेम्पररी। परमानेंट वाली को स्टैंडिंग कमिटी बोलते हैं, स्थायी समिति, और टेम्पररी वाली को बोलते हैं एडहॉक कमिटी, तदर्थ समिति। ये एडहॉक कमेटी हमें नहीं पढ़नी, एक भी नहीं पढ़नी। एडहॉक कमेटी इसलिए बनाई जाती है, टेम्परेरी रूप से बनाई जाती है, कोई ऐसा फंक्शन ओरिजिन हुआ है जिसकी नीड अभी एकदम से आ गई है, तो उसको बनाया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। बट स्टैंडिंग कमेटी हमेशा एक तरह से चलती रहती हैं, ऑन एंड ऑन। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट काम से डील करती हैं। स्टैंडिंग कमेटी का एक सब टाइप है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी, या फिर स्टैंडिंग कमेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी मेजर कमिटीज़ थी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी, जरा बताइए कमेंट में।
तो जैसे कि वहाँ पे आई होप सभी ने एक कॉमन आंसर लिखा होगा, दैट इज ड्राफ्टिंग कमिटी, वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल कमिटी है, वित्तीय समिति स्टैंडिंग कमिटी के अंदर में आती है, जो वित्तीय मामलों से डील करती है, फाइनेंशियल मैटर से डील करती है। इस फाइनेंशियल कमिटी के 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कुछ इस प्रकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी या फिर सार्वजनिक लेखा समिति भी बोलते हैं। दूसरी है हमारी एस्टीमेट्स कमिटी, जिसको हम बोलते हैं प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमिटी या फिर प्राक्कलन समिति। एंड द थर्ड इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब इसमें बहुत ही फिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरी पार्लियामेंट्री कमिटी से, और बनते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कम टाइम में मैं इसको खत्म करवा दूंगा और वहीं से ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें अपने एप्लीकेशन पे कुछ हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ आप लोगों के लिए मैं नया प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पे सभी के लिए वो फ्री रहेगा, बाकी देखते हैं कैसा क्या है, जल्दी आपको उसका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की हम पहले बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पहले, अब यहाँ में मैं क्या बोल रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले इसमें पता है क्या, 2 चीज़ें होती हैं, इनमें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। वैसे कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, एस्टीमेट कमेटी में बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को सेग्रीगेट करके पढ़ाने वाला हूँ आपको। कुछ इनके जो की डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करें तो ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए इस एक्ट को और हम किस नाम से जानते हैं। ये इस एक्ट से बनी थी, लेकिन बनी कब थी, 1921। इसमें इसके प्रोविजंस के तहत बनी थी, लेकिन बनी 1921 में थी। ये करती क्या है, इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग नहीं पढ़े हैं अभी, कैग क्या होता है, कैग एक शॉर्ट फॉर्म है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसका फुल फॉर्म होता है कैग का। इसका काम ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम देखे थे, भारत की संचित निधि, कुछ याद आ रहा है कि इससे पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को पहले डिमांड रखनी पड़ती है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है बाय होम, बाय लोकसभा, क्योंकि वहीं पे वोटिंग हो सकती है, तो उसको फिर हम डिमांड फॉर ग्रांट बोल देते हैं। उससे पैसा निकालने के लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना पड़ता है, देखे थे। तो वो क्योंकि उसी में सब टैक्स वैक्स का जितना पैसा आता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड, सारा पैसा नहीं, 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड होता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसी में जो है मेनली ज़्यादातर सारा पैसा इसी में आता है। अगर मैं बात करूँ ये जो पब्लिक अकाउंट्स है, पब्लिक अकाउंट्स में जो आर्टिकल 267 में है, इसमें बहुत ही जैसे कि जुडिशियल डिपॉजिट, जैसे कि हम पे जो फाइन वगैरह लगते हैं, जैसे कि हमारा कोई केस चल रहा है और जुडिशरी ने हम पे कोई पेनल्टी लगा दी कि आपको 10,000 का जुर्माना लगता है, फिर 50,000 का, 1 लाख का जुर्माना लगता है, तो वो इसमें जाता है। इसमें एक तरह से ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ये प्रेसिडेंट, इससे पैसा निकालने के लिए लेना नहीं पड़ता अप्रूवल पार्लियामेंट से, ना तो इससे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसके हाथ में, ये एक तरह से प्रेसिडेंट या फिर इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही हाथ में है। तो जब कभी कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक, कुछ एक इमरजेंसी काम आ गया तो उससे तुरंत पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक पर्स। पब्लिक का पर्स मतलब इसमें पब्लिक का पैसा आता है, और इसीलिए कैग को बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यहाँ कैग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कैग के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला चैप्टर होगा, वहाँ पे कैग, अटॉर्नी जनरल सब कुछ देखेंगे, फाइनेंस कमीशन सब कुछ। यहाँ पे बस इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ये इसमें ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करता है इसकी, CFI की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, तो उसको एग्जामिन करने का काम ये पर्टिकुलर कमेटी का या फिर इस पर्टिकुलर समिति का होता है। एस्टीमेट कमेटी की कब बात करें, जिसको प्राक्कलन समिति बोलते हैं, इसमें क्या हमें याद रखना है कि एक जॉन मथाई कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था, पहले इस कमेटी को बनाया गया। अच्छा, जॉन मथाई बताइए, हमारे देश के जो पहला कैबिनेट बना था उसमें कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किए थे जॉन मथाई जी की अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो जॉन मथाई की अगर बात करें तो इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, जिन्होंने बोला कि हाँ एक तरह की प्राक्कलन समिति होनी चाहिए टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, to examine estimate included in the budget। ठीक है, कि भाई बजट जो हमने देखा था, पहली बात तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मेंशन्ड नहीं है। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण।
तो इसको कौन ले करता है बिफोर द पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट शैल कॉज टू ले बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें एस्टिमेट्स होते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, उतना चाहिए, इतना खर्च किया, सारी चीज़ें उसमें एस्टिमेट लगाए जाते हैं। उसको एस्टिमेट्स कमेटी देखती है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं। जब वोटिंग सब हो जाती है उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ एस्टीमेट कमेटी से एस्टीमेट को जो इंक्लूड रहते हैं बजट में उसको एग्जामिन करने का काम रहता है। जॉन मथई की रिकमेंडेशन बनी थी। सीजीएल 2022 में ये सवाल बना कि इसको सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसका गठन कब किया गया। तो इट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950, 1950 में सबसे पहले बनी। अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देख लेते हैं, देन इनके बारे में जो डिफरेंसेस हैं उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की अगर बात करें तो इसको 1964 में क्रिएट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी। जैसे कि इसको जॉन मथाई कमिटी पे रिकमेंडेशन पे किया गया था जो एस्टिमेट्स कमिटी थी वैसे, और इसको किसी कोई ऐसी कमिटी नहीं बनी थी। ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसको कि हम मॉन्टैग्यू या फिर मॉन्टैग फॉर रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा ही बोलना है आपको, मॉन्टैग फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको बनाया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था। इसका काम क्या है? टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, है ना, जैसे नवरत्न, मिनी ना महारत्न, ये सब आप सुनते हैं। मिनी रत्न जैसे कि गेल, भेल, सेल, ये सब जो है हमारे, तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। तो इनकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, उनको ऑडिट करना, ये काम होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। नाम से ही हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को इन शॉर्ट PAC, एस्टीमेट कमेटी को EC और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को CPO लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमिटीज़। और ये कौन सी कमिटीज़ हैं? स्टैंडिंग कमिटी। उसमें भी कौन सी? स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज़। पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी और ये एस्टीमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सबसे पहली बात, तीनों में नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर। ये सिमिलैरिटीज में बता रहा हूँ। नो मिनिस्टर कैन बी आ मेंबर, यानी कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो इनका सदस्य नहीं हो सकता, इनका मेंबर नहीं हो सकता है। अब मिनिस्टर कौन होता है? मिनिस्टर वही होता है जो कोई ना कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आता है। या तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, लेकिन मिनिस्टर होगा। और अगर मिनिस्टर नहीं है तो फिर क्या होगा? वो प्राइवेट मेंबर होगा। तो इसमें यह है कि कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेंबर ही इसका मेंबर होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अगला जो पॉइंट है दैट इज कि इसमें जो टर्म होता है, ठीक है, जो मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 1 ईयर का होता है सबका, चाहे वो PAC हो, चाहे EC हो, चाहे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो। और यहाँ पे जो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है वो जिस तरह से हमने राज्यसभा का देखा था, प्रेसिडेंट का देखा था, वाइस प्रेसिडेंट का देखा था, किस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरह से यहाँ पे भी किया जाता है। ठीक, तो ये वो तीसरा वाला जो मैंने बताया ना उसको बस सुन लो कि किस तरह से होता है इनका, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्शन है। वैसे इनको एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दे आर अपॉइंटेड, इन जो कमिटीज़ होती हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय दी हाउस, या तो इनको हाउस यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा है, राज्यसभा है, उनकी खुद की कमिटीज़ हो सकती हैं, खुद की अलग अलग भी हो सकती हैं, जॉइंट कमिटीज़ भी होती हैं। तो ये अपना या तो अपॉइंट कर लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे, या फिर और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन, यानी कि ये तो सभापति या जो स्पीकर है। ठीक है, हमें पता है कि कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर लोकसभा का है, चेयरमैन राज्यसभा का है, तो ये आप नॉमिनेट कर देते हैं। एंड दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ, और इन्हीं के डायरेक्शंस में काम करते हैं, वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, इन्हीं के अंडर में काम भी करते हैं। अब यहाँ पे इनके मेंबर्स कितने होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें भी 15 लोकसभा से आते हैं एंड 7 राज्यसभा से आते हैं। सिमिलर गोज विद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 15 लोकसभा से आएंगे एंड 7 राज्यसभा से आएंगे। बट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में अगर बात करें 30 मेंबर होते हैं,
30 मेंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी में होते हैं। अगर हम तीनों कमिटीज़ को कंपेयर करें तो कितने मेंबर हुए, 30 सदस्य, एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा। दैट मीन्स कि राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दी एस्टिमेट्स कमेटी, यानी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी मेंबर हिस्सा नहीं लेता है। बात खत्म, सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें। अब यहाँ से जो मैं चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और ना ही मैंने एसएससी में कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा है, बट फिर भी मैं कोई चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ कि हमारी पहले तो हाँ चलो यही बताता हूँ, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती हैं, या फिर मैं डीआरसीज लिखता हूँ। क्या है इनका फुल फॉर्म, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ये कमिटीज़ एक्चुअल में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, तो हमने देखा था स्क्रूटनी होती है बजट की। स्क्रूटनी इन दी सेंस कि भाई बजट में जो आपने डिमांड रखी है सब सही है कि नहीं, कुछ फर्जी चीज़ तो नहीं है। तो वोटिंग होने से पहले यही कमेटी उसको बजट को देखती हैं। ये टोटल 24 कमेटियां होती हैं इस तरह की। 16 लोकसभा के पास होती हैं और 8 राज्यसभा के पास होती हैं। मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे सदस्यों की, तो ये एस्टिमेट कमेटी से भी ज़्यादा होते हैं, बस एक ही ज़्यादा कुछ नहीं। 31 मेंबर्स इसमें टोटल होते हैं, जिसमें कि 21 आते हैं लोकसभा से एंड 10 आते हैं राज्यसभा से। क्लियर। अब ये भी जो चीज़ है आपको मतलब कोई बहुत ही कंपलसरी नहीं है, खासकर एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है आ भी जाए, लेकिन बहुत रेयर है। बट जो आगे फर्दर आप एग्जाम्स देंगे तो उसमें थोड़ा सा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। एंड एक दो चीज़ और कि एक कमेटी होती, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता देता हूँ यार, क्योंकि अब आप मान लो किसी और फर्दर एग्जाम में बैठो, तो मैंने अगर आपको 1-2 मिनट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी और उससे आपके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि नहीं, और वो आपके लिए भी है। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। और इसे मैं बता भी देता हूँ कि अगर आप मतलब बिल्कुल ही एसएससी प्योर एसएससी के स्टूडेंट हो तो फिर आप मत इस चीज़ को करो, ठीक है। तो ये इसको कमिटी ऑन पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इसको हेड करता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी समिति है जिसके चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और अभी कौन है जरा बताइए, तो वो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल होगी। एंड 3 कमिटीज़ ऐसी हैं हमारी, 3 समितियां ऐसी हैं जिसका चेयरमैन, ठीक है, जिसका कि चेयरमैन जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। और ध्यान रखना, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एक दिन क्या किया है, बहुत तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते इतने तपस्या किया, भीमराव अम्बेडकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला मांग, बस क्या मांगना है तेरे को। तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोला कि हमें ये वरदान ये दे दो कि हम जिस भी कमेटी के मेंबर बने उसके अपने आप चेयरमैन बन जाए। तो इसको ये एक वरदान प्राप्त है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, कि जिस भी कमेटी का ये मेंबर बनेगा अपने आप उसका चेयरमैन बन जाएगा। और जो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो 3 कमिटीज़ का चेयरमैन होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा बिकॉज सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। अगर आप कोई चीज़ याद करनी है तो आप इनको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पेलिंग तो सबको पता ही होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ये चैप्टर यहाँ पे होता है हमारा खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम बाद में लगाएंगे, पहले अमेंडमेंट कर लेते हैं, फिर इन दोनों के कलेक्टिवली क्वेश्चंस लगा लेंगे और उसके बाद इमरजेंसी चैप्टर पे आएंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो अब यहाँ पे पूछ सकता है वो। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम लोग बढ़ते हैं अमेंडमेंट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। एस्टिमेट कमेटी कब बनी थी बता तो दिए हैं बोध जी, ये लिखा नहीं है 1950 है, ये लिखा तो है 1950। सर याद क्यों नहीं रहता, समझ तो लेते हैं। याद नहीं करोगे, अगर मान लो यहाँ पे याद भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मतलब ठीक है, तो फिर आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, फिर किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, तो वो वहाँ पे होगा जहाँ पे आप एफर्ट मारोगे, ठीक है। तो वो पार्ट आपका है। आते हैं अमेंडमेंट पे, संशोधन पे। तो अब अमेंडमेंट की अगर बात करें तो बेसिक्स पहले समझते हैं। बेसिक्स ये हैं कि ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं ना कौन से भाग में दिया हुआ है, तो पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, भाग नंबर 20 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को हमने लिया कहाँ से है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को बोरो किया है, ठीक। एंड इसके बारे में, ठीक है, अब इसको स्किप करते हैं।
तो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट जो है 3 तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी से, जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस विद स्टेट्स का राटिफिकेशन, यानी कि एक तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, एक में विशेष बहुमत चाहिए, एक में विशेष बहुमत तो लो ही, प्लस राज्यों से भी वहाँ पे कन्फर्मेशन आपको लेना होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये काली वाली, इसको कट कर दो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हमारा अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर जो 368 है, इसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में दिया हुआ है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, किस किस तरह से कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम अमेंड कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सर कि संविधान की जो किताब है उसमें कोई चीज़ बदलनी है, आपको कोई चीज़ जोड़नी है, कोई चीज़ हटानी है। ठीक है, ये हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, ये बहुत सारे हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़े हैं, है कि नहीं। तो अमेंडमेंट का जो काम होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है ओनली, जब मैंने वर्ड लगा दिया दैट मीन में यहाँ से मैंने स्टेट लेजिस्लेचर्स को हटा दिया, हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे संविधान को संशोधन करने का बिल ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। बिल की अगर बात करें तो टोटल 3 तरह के बिल होते हैं। एक तो साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल बिल, जिसके अंदर ही हमारा आता है मनी बिल, धन विधेयक, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन बिल। तो ऑर्डिनरी बिल हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा के पास एकदम इक्वल पावर्स हैं, किसी के पास ज़्यादा नहीं है ना, किसी के पास कम है। धन विधेयक में देखे थे कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा के कंपैरिजन में, और अनुच्छेद 110 इससे डील करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो ये ये जो है 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत ही आता है। अब ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी तो आते हैं, देखे थे ना, राज्य के विधानमंडल में भी आते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। क्लियर? एंड इसकी अमेंडमेंट की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका में हमारी तरह अमेंडमेंट है, या फिर हमारा जो अमेंडमेंट है साउथ अफ्रीका में कैसा है, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है ना, ऐसा नहीं कि आप उसको अमेंड कर ही नहीं सकते हो, उसको अमेंड कर ही नहीं सकते हो। तो अगर हम बोलते हैं अमेंड कर ही नहीं सकते हो तो बहुत ज़्यादा रिजिड है वो। और अगर हम ये कि आसानी से चलते फिरते अमेंड कर देता है पार्लियामेंट इसको, तो फ्लेक्सिबल है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारा बीच में है, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। और ऐसे ही हमारे केसी वेरे जी हुए, ठीक है, वो मैं बाद में तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ। एक हमारे केसी वेरे करके हुए, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस, ठीक है, दैट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारा संविधान है उसने बहुत अच्छा बैलेंस बना के चला है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको बता दिया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक, अब अमेंडमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है हाउस में। किस हाउस में? लोकसभा या राज्यसभा। एंड अगेन, लोकसभा राज्यसभा के पास, दोनों के पास इक्वल पावर है। ऐसा नहीं कि मनी बिल की तरह कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होंगे ना, सिर्फ मनी बिल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है विद रिस्पेक्ट टू दी राज्यसभा। यहाँ पे इस बिल को लाने के लिए नो नीड ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन, नो नीड ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ, यानी राष्ट्रपति का परामर्श नहीं लेना है यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो कि किस बिल में लेना पड़ता है कमेंट में आप बताएंगे। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? आर्टिकल 111 वो बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास नेगेटिव पावर होता है। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को एसेंट दे सकता है, उसको सहमति दे सकता है, इट इज अ पॉजिटिव पावर।
नेगेटिव पावर होता है जहाँ पे वो एसेंट देने से, सहमति देने से मना कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वीटो पावर। वीटो अगर हम बात करें, 3 तरह के पड़े थे जो इंडियन प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, साफ मना कर दिया नहीं देंगे। सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न्स द बिल, ठीक है, कि फिर से इसको रिकंसिडर करो, और जो रिकंसिडर्ड बिल आता है उसमें देन उसको एसेंट देनी ही पड़ती है। एंड द थर्ड वाज पॉकेट वीटो, कि उसकी पॉकेट बहुत डीप होती है इंडियन प्रेसिडेंट की एज कंपेयर टू यूएस का प्रेसिडेंट, बिकॉज उसके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको रिप्लाई देना ही देना है, ठीक है। और ये सेम चीज़ें जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल होता है उसके रिस्पेक्ट में भी गवर्नर को मिलती हैं, और गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वीटो पावर होता है कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, और अगर रिजर्व कर लिया तो सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है, गवर्नर का काम खत्म, और अगेन प्रेसिडेंट के पास ये तीनों वीटो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को कोई वीटो पावर नहीं है। ये चीज़ ओरिजिनली मेंशन्ड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज़ को जोड़ा गया था, इस चीज़ को जोड़ा गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 24वां जो नंबर का संविधान संशोधन था उससे इस चीज़ को ऐड किया गया था। एंड द लास्ट थिंग इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, यानी संयुक्त बैठक के लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा था ऑर्डिनरी बिल के केस में आर्टिकल नंबर 108 का यूज़ करके एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इन व्हाट केस? इन व्हेन देयर इज अ डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक हमने देखा था ऐसी सिचुएशंस में क्रिएट होता है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा एक बात पे एग्री नहीं कर सकते। वो बात है बिल। एक हाउस से दूसरा हाउस पे बिल गया, उसने मना कर दिया एसेंट देने, मतलब उसको पास करने से। एक हाउस से दूसरा हाउस में बिल गया, उसने बोला कि फिर से देख लो, लेकिन जो उसने बोला फिर से देख लो तो पहले हाउस को मंजूर नहीं है, या फिर दूसरे हाउस ने उस बिल को 6 महीने तक टाल के रखा, रोक के रखा, तो उस केस में क्या हो जाता है? डेडलॉक, बिजली कड़कती है और उस बिजली को बोलते हैं डेडलॉक। अब इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। इसको बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट, देश का जो राष्ट्रपति होता है। क्या गवर्नर बुलाता है जॉइंट सिटिंग को? या फिर सॉरी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, सॉरी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के जो केस होता है उसमें कौन जॉइंट सिटिंग को बुलाता है? जो स्टेट का जो हमारा जब डेडलॉक होता है स्टेट में, तो कौन उस केस में बुलाएगा? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। इन तीनों में बताइए कौन बुलाता है जॉइंट सिटिंग उस केस में? तो इस केस में प्रेसिडेंट बुलाता है और उसको प्रिसाइड कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करने का काम होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड वो नहीं होगा तो कौन करेगा? ये बताइए। तो पहला जो सवाल पूछा था कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो होता है केस, पहले तो हमें पता है कि भाई मात्र 6 स्टेट्स हैं, मात्र 6 राज्य हैं भारत में जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पे उनको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, और वो है कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एंड सर एंड मैम, जिसने भी ये कुछ दिया है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब गलत है, बिकॉज जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं स्टेट लेजिस्लेचर में। ये मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर होते हैं। चाहे कोई भी बिल उठा लो, ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। और जो दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। अब जो मैंने आपको बताया, और एक चीज़, एंड द फाइनल थिंग इज कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में ये बोला था, ठीक है, जो मिनर्वा मिल केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में टसल चल रहा था। हमने पहले देखा था कि चंपकम दोराईराजन केस हुआ, देन गोलकनाथ केस हुआ, देन 24th अमेंडमेंट हुआ। गोलकनाथ केस में क्या बोला? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट को हाथ मत लगा देना, काट देंगे तुम्हारे हाथ हम, ठीक है। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट चिढ़ गया, उसने बोला अच्छा, तो उसने बोला कि हम 24th अमेंडमेंट से उसने इस प्रोविजन को जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास पावर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। फिर 25th अमेंडमेंट उन्होंने देखा था किस तरह उसने बोला कि हम जब 39B और C सब क्लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आर्टिकल 14 और 19 उसके आड़े नहीं आएंगे। फिर हुआ KBC, फेमस केशव नंदा भारती केस 1973 में, उसमें क्या बोला? मिनर्वा मिल को अभी छोड़िए, ठीक है, मिनर्वा मिल को छोड़िए, अभी पहले KBC का समझिए। 1973 में क्या बोला पार्लियामेंट ने बोला बिल्कुल हम 24th अमेंडमेंट को मानते हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है,
मतलब अमेंडमेंट कर सकते हो। 25th का जो सब क्लॉज 1 है उसको भी मानते हैं, ठीक है, कि हाँ 39B और C जो DPSP उनको ये मैं बता चुका हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, रिविजन करवा रहा हूँ आपका। 39B और C में जो लिखा हुआ है वो 14 वो उसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आर्टिकल 14 और 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो उसके आड़े नहीं आएंगे। लेकिन जो आप इसमें सेकेंड क्लॉज जोड़े हो एंड दैट इज़ कि इसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि इसमें जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकती, तो वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था KBC केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखा था किसने, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान का मूल ढांचा रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है और नहीं 1973 केशव नंदा भारती केस से पहले एग्जिस्ट करता था। इसका जन्म ही KBC केस में हुआ 1973 में, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी और उनमें से एक था जैसे कि इसमें बहुत सारी आप चीज़ें देख रहे हैं, थिंक यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू, जो कि इसमें एक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 36 के तहत कौन कौन सा स्टेट के अंदर आता है, तो आप क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दीज। वैसे ही अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, अनटिल अनलेस कि आप वेरी श्योर हैं कि ये चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो फेडरल एंड सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक, ताकि एक तरह से जुडिशरी ने अपने लिए एक ऑल्टरनेट एक तरह से हम बोल सकते हैं डोर खोल लिया है, जहां से वो पार्लियामेंट के में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो अमेरिका में है उसको थोड़ा सा नेगेट करता है। कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कोई एक दूसरे के उसमें नहीं घुसेगा ज़्यादा, ठीक है। तो बट हमने जो जुडिशियल रिव्यू लिया है वो एक्चुअल में USA से ही लिया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बस देख लो, बाकी तो मैंने बता दिया, ऑल ऑफ दी सीधे मार के आना वहाँ पे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि आप कुछ भी अमेंड कर लो बट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाना। अब आते हैं कि अमेंडमेंट कितने तरह के होते हैं, तो मैंने 3 तरीके बता दिए। जो सिंपल मेजोरिटी वाला होता है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट मेजोरिटी समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड रुको। सिंपल मेजोरिटी के पहले यहाँ पे मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, सारी मेजोरिटी समझ लो पहले तो, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल मेजोरिटी पहले समझ लो, इसका मतलब ये होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब इसका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा की मेंबरशिप है 543। अब इस 543 में क्या है कि भाई मान लेते हैं कि 100 लोग एब्सेंट है, 443, उनमें से 43 एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया, कैंटीन बोल रहे हम समोसे खाने जा रहे हैं, वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसको वो उनकी मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसके विप ने डायरेक्शन इशू कर दिया कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और किया लेगा तो फिर क्या होगा जरा बताइए। अगर विप ने बोला है कि कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, अगर ले लिया तो क्या होगा। तो मान लें 400 हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसका 50% निकाल लीजिए, 50% मतलब बाई 2, यानी कि 200 प्लस, यानी ये 201 मेंबर अगर एग्री कर जाएंगे तो वो चीज़ में अमेंडमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। इसका यूज़ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को, ये 8 और ये इधर टोटल 18, इन चीज़ों को हम अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत आसानी से, इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता हैं, इसको पढ़िए। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, मैंने आपको बताया था ना कि जो विधान परिषद होती है, जो सेकेंड हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको क्रिएट और एबॉलिश करने का काम एक्चुअली में पार्लियामेंट ही करती है, देश की संसद ही करती है, एंड दैट टू विद अ सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची को आपको अमेंड करना है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, इनको अमेंड करना है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, आर्टिकल 82 याद करिए। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सिटीजनशिप, नागरिकता के जो प्रावधान है, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 है, आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यही तो बोल रहा था आर्टिकल नंबर 4 कि जो आप 2 और 3 की तरह, 2 में क्या था कि दो में क्या था, 2 में था एडमिशन, यानी कि एक तरह से आप फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बना रहे हो। 3 क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट में आप चेंजेस कर रहे हो, तो इनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं डील किया जाएगा। यही तो बोल रहा था आर्टिकल नंबर 4। तो ये सारी चीज़ें, कोरम इन पार्लियामेंट, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 100, जो क्या बोलता है कि 1/10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए अगर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो अगर कोरम को चेंज करना है, सैलरीज अलाउंसेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती हैं, एंड दिस इज नॉट डेल्ट अंडर सिंपल मेजोरिटी। अभी एसएससी ने सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट आर गिवन अंडर 368। बहुत लोग 3 मार के आ गए, लेकिन इसको तो अमेंडमेंट डील किया ही नहीं जाता आर्टिकल 368 के तहत। तो सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी वाला, विशेष बहुमत वाला, और स्पेशल प्लस
रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट। अभी मैं आपको समझाता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लेगा, देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर ऑफ प्यूसने जजेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जजेस। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी स्ट्रेंथ है अगर उसको बढ़ाना है उसको बोलते हैं प्यूसने जजेस, एक्स्ट्रा जजेस। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अगर ज़्यादा पावर्स देनी है, बिकॉज हमें पता है कि पार्लियामेंट पावर देगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, तो इसलिए अगर आपको देना है, मन है, मान लो कि कभी एकदम से मतलब दिमाग खराब हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट की पावर देनी है, आप सिंपल मेजोरिटी से दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो, वो सिंपल से नहीं कर सकते हैं, देन आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना होगा, और वो देखेंगे कैसे करना होगा। ठीक है। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, जरा मुझे ये बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसने ये बोला था कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, इधर हिंदी और इंग्लिश इन द पार्लियामेंट, एंड देन और ये बोला था कि 15 साल के बाद और इंग्लिश जो शब्द है उसको एलिमिनेट कर देना है, बट उसको भी हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं। बताइए। ऐप में जो डाउट्स पूछा उसका रिप्लाई मिलने लगेगा अभी, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सारे रिप्लाई आपको मिलने लगेंगे, है ना। विप ने बोला करने को तो करने का, हाँ करने का, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डिफेक्शन का प्रोविजन लग जाएगा शेड्यूल नंबर 10th, ठीक है। 120 120 120 सबका सही, आर्टिकल नंबर 120, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी की अगर बात करें तो विशेष बहुमत होती है, ये कैसे अलग है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो समझ लो, स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 किन लोगों का जो प्रेजेंट है, वहाँ क्या देखे थे 50%, 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है। इसका 2/3 का मतलब हुआ 67% रफली, अगर हम कैलकुलेट करें तो। मान लेते हैं कि आज सिर्फ 300 लोग ही मान लेते हैं 545 मेंबरशिप है लोकसभा की, 340 लोग आए हैं और 40 लोग उसमें से वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो बचे कितने 300, तो कितना हो जाएगा ये 200 लोग अगर मतलब कुछ कर देंगे, कह देंगे, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 368 के तहत क्या अमेंडमेंट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे तो यार कितने चाहिए था, यहाँ पे भी 200 चाहिए था, तो सिंपल, और उसमें क्या हुआ, और मान लो यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा ले लिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड को, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ले लिया होता, जैसे 440 की जगह ना मैं बोलता 3 ही एब्सेंट है, तो ये 220 निकाला था। ये तो स्पेशल मेजोरिटी से भी ज़्यादा लोगों को इसमें तो राजीनामा चाहिए, तभी वो चेंज हो पाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ी, दैट इज़ कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। इसका मतलब ये है सर कि पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या इससे बड़ा है, ये क्या है। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से कभी पूछेगा नहीं स्पेशल क्या होती है, सिंपल क्या होती है, नहीं पूछेगा वो, ठीक है। हाँ, हायर एग्जाम से पूछ सकता है, बट एसएससी में तो अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत जगहों में कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 543 मेंबरशिप, ठीक है, 543 है, इसका 50% यानी आधा कितना होगा, रफली 271। ये तो नंबर 200 इससे छोटा है, तो ना 271 लेके आइए। कहने का मतलब ये है कि 271 तो फिक्स है, इतना तो लाना ही लाना है। अगर ये वैल्यू जो है से निकल के आएगी इससे बड़ी है, देन गो विद दिस वैल्यू। इससे जो वैल्यू निकल के आई है, जैसे ये इससे अगर छोटी है, देन गो विद दिस वैल्यू, यानी हायर वैल्यू के साथ आपको जाना है। क्लियर। यानी 271 से कम में से तो काम ही नहीं चलेगा स्पेशल मेजोरिटी में। और स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ 368 में नहीं लिखी हुई है, और भी आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल में 249, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 249 एक अनुच्छेद नंबर 249 है, ठीक है। तो वो भी एक स्पेशल मेजोरिटी में एक अलग टाइप की है, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे जब सब टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। अब इसमें हम किस किस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें किस किस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी वाला तो देख लिया, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी पे आते हैं, 3 चीज़ें याद रखनी है बस। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी जिसको हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए इनके पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज।
यानी कि मौलिक कर्तव्य, इनको हम अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन विद ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजोरिटी समझिए ना, रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि राज्यों की मंजूरी चाहिए। तो क्या जितने राज्य हैं देश में सबकी मंजूरी चाहिए? ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन प्रोविजंस को जो देखे थे आराम से अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। इन तीनों को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब जो आएंगे उसमें सिर्फ ना स्पेशल चाहिए बल्कि रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए, रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कम से कम आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए। एटलीस्ट लिखा हुआ है। कितने राज्य हैं भारत में? 28 नहीं, 14 से तो आपको रैटिफिकेशन चाहिए। 14 से वहाँ राज्यों में भी इसको भेजो, जो आपने यहाँ पे ओरिजिनेट किया ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल, उसको राज्य में भेजो, और कम से कम जब 14 राज्य परमिशन देंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है GST 111 अमेंडमेंट। सबसे पहला स्टेट बना था असम, जिसने रैटिफाई किया था। देन जब टोटल इतने हो गए थे बस खत्म, मतलब कि बस 14 से ज़्यादा चाहिए हमें, एटलीस्ट 14 तो चाहिए। बस ये ध्यान रखना, स्पेशल मेजोरिटी तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये कहाँ पे चाहिए? पार्लियामेंट में चाहिए। क्या यही सेम मेजोरिटी टाइप ऑफ मेजोरिटी स्टेट के लेजिस्लेचर में भी चाहिए? मतलब स्टेट का रैटिफिकेशन लेंगे, राज्यों की मंजूरी लेंगे, तो उनको किस उससे मेजोरिटी से पास करना है? ओनली सिंपल मेजोरिटी। बस उनको साधारण बहुमत से उसको पास कर देना। साधारण बहुमत का मतलब हमेशा होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस खत्म। क्लियर? इसमें क्या क्या अमेंड हो सकता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव जो है, निर्वाचन है। बिकॉज इसमें क्यों? देखो यार, सिंपल, मैंने एक तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल मेजोरिटी बहुत आराम से, कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हमने अगर रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लिया है तो इसका मतलब ये है कि दैट विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ स्टेट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन हिस्सा लेता है? इलेक्टेड MPs प्लस MLAs। तो अगर मान लो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट करके सीधे पार्लियामेंट क्या करे, MLA लोग हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ये प्रोविजन ना हो रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, MLA हिस्सा नहीं लेंगे, क्या कर लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर वाले? कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हाथ में हाथ धरे बस मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे। कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को इस पर्टिकुलर प्रोविजन में रखा गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर ये तो अभी बताए थे सिंपल मेजोरिटी, मैंने बताया था प्यूसने जजेस, याद आ रहा है? एक्स्ट्रा जजेस अगर आपको बढ़ाना है, उनका जुरिसडिक्शन बढ़ाना है तो वो है, लेकिन अगर उनका जुरिसडिक्शन कम करना है देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स। क्लियर? देन 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है ऐसा, बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग याद है और क्यों इसमें स्टेट का उसमें चाहिए वो मतलब रोल चाहिए। तो 7th शेड्यूल हमारा क्या दिया हुआ है? इसमें लिस्ट दी हुई है 3 तरह की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो खुद ही सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है, इसमें सिर्फ राज्य ही लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। बट अगर यूनियन ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, अगर दोनों ने बना दिया तो। इसको कहाँ से लिया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जरा ये बताइए। तो अगर इनको रखें ही ना इसमें रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, कल को पार्लियामेंट बोलेगा कि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट उठा के हम यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट तुम बस बैठ के देखो हम क्या कर रहे हैं। ये तो हमारी फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, फेडरल कैरेक्टर को खत्म कर देगा, उसको वीकन कर देगा। ठीक है, वो पहले से ही क्वाज़ी फेडरल है, वो पहले से ही फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस है, जहाँ पे यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स हैं। अगर हम और ये कैसे कर देंगे तो बहुत हैम्पर हो जाएगा। चौथा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। तो स्टेट्स का हमें पता है, स्टेट्स इन पार्लियामेंट हमने देखा था कि जो हमारी देश की संसद होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, मेनली जो राज्यसभा है वहाँ पे क्या होता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये भी चेंज करना है आपको तो अगेन रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। जीएसटी में क्यों ऐसा था? जीएसटी बिकॉज जीएसटी टैक्स जो थी चीज़ें, टैक्स वाली जो चीज़ें थी, वो टैक्स की पोजीशन को स्टेट के लेवल पे उसको अफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए स्टेट का भी परमिशन चाहिए था। एंड द फाइनल एंड द लास्ट थिंग, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही प्रोविजन है जो मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एंड द फाइनल थिंग इज आर्टिकल 368। खुद समझिए आप, आर्टिकल 368 को खुद अगर अमेंड करना है तो 368 से ही अमेंड होगा। शायद कुछ लोग ना समझ पाए हों। देखिए ऐसे समझिए, मान लो एक डब्बा है, इसमें मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैंने एकदम इतना भयंकर ताला लगाया कि खोलना नामुमकिन है, खोलना नामुमकिन है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें लिख के डाल दी हैं, उसको अमेंड करना एकदम ना के बराबर है, ठीक है, इसे नामुमकिन है। इस डब्बे को भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। खुले में रख दिया रोड पे, उठा के ले जाएगा कोई, तोड़ देगा डब्बा, ले मोय मोय हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 368 को खुद आर्टिकल 368 के अंदर डाला गया है कि इसको अमेंड भी करना है आपको, तो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए, समझे। खत्म हो गया ये आपका, क्लियर। पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 है, जिसके अंदर दो तरह के अमेंडमेंट आते हैं, ना तो बहुत रिजिड है ना तो बहुत फ्लेक्सिबल है। केसी वीरे ने बोला था स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेसिडेंट को इसमें देना ही पड़ेगा असेंट, उससे प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। किसने बोला था रिकमेंडेशन देना ही पड़ेगा? नो वीटो। 24th अमेंडमेंट, नो ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, मिनिस्टर है प्राइवेट मेंबर कोई भी ला सकता है। बस अब आते हैं इमरजेंसी पे। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इमरजेंसी देख लेते हैं या फिर पहले क्वेश्चंस कर लें, बताइए। पहले कर लेते हैं इमरजेंसी, है ना, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, तो आते हैं आपातकाल पे, इमरजेंसी पे, ठीक। नो इट वॉजेंट मनी बिल कोमल, वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, बिकॉज उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो आप उसको मनी बिल बना के पेश नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल नो कि मनी बिल में देन लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होंगी, राज्यसभा के पास कम पावर होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेट की भी फाइनेंशियल पोजीशन को एंडेंजर कर रहा था, इसलिए वो, क्योंकि उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने थे इसलिए, और वो चीज़ क्योंकि जो टैक्स का पूरा सिस्टम था वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। अब अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो उसको मनी बिल या फिर कोई भी बिल बोलो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो सबसे पहले तो, ठीक है। अब आते हैं आपातकाल पे। पार्ट नंबर वो किस में था अमेंडमेंट? 20 पे। ये पार्ट नंबर 18 में है, ठीक है, पार्ट नंबर 18। आर्टिकल कौन से डील करते हैं? तो अनुच्छेद इसमें 352 यानी आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक इसमें दिया हुआ है इमरजेंसी में, अगर हम बात करें तो, ठीक है। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 3 तरह की इमरजेंसी हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी करके कहीं पे भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, इसको लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल, जिसको कि हम सिनोनिमसली यूज बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी। जैसे कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट बोल देते हैं सिनोनिमसली, वैसे ही इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, बट इसको मतलब लिखा हुआ है जो संविधान में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 356 में। मैंने बोला 352 से लेकर 360 तक में दिया हुआ, 352 से लेकर 360 के बीच में दिया हुआ है, जिसमें 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, देन 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जो तीनों हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है ना के बराबर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले देखेंगे किन ग्राउंड्स में लगाई जा सकती है। ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान का उल्लंघन, मतलब क्या रीज़न है उसको हटाने का, उस तरह क्या रीज़न है इमरजेंसी को लगाने का। ऐसा नहीं जब मनाया तो लगा दिया। ग्राउंड्स हैं क्या? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, आर्म्ड रेबिलियन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले लिखा होता था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन हमारा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट था 1978 का, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो डिस्टर्बेंस, उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन शब्द से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। या मतलब किसी कंट्री से वॉर हो गया हो, या फिर किसी कंट्री ने हमसे अटैक कर दिया हो, या फिर अंदर ही हमारे घर के अंदर यानी कि हमारे कंट्री के अंदर ही कुछ ऐसा विद्रोह हो गया है, ठीक है, कुछ हथियारबंद लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके किस तरह से लगती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, व्हेन आई से नेशनल इमरजेंसी, जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही लगेगी, मतलब पूरा हर एक राज्य और हर एक यूटी इससे अफेक्टेड होगी।
इट वॉज द 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन ने यह बोला था कि इट कैन बी लिमिटेड और इट्स ऑपरेशन कैन बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड पार्ट। इट्स ऑपरेशन यानी कि नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन कैन बी लिमिटेड टू अ सर्टेन पार्ट, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल इमरजेंसी लगे, हो सकता है यहाँ पे लग जाए, जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही उसका इफेक्ट होगा। क्या क्या इफेक्ट होंगे वो भी पढ़ेंगे। टू अ सर्टेन पार्ट ऑल्सो, ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ने बोला था। नॉट दैट मच, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टार मार्क लगाता जा रहा हूँ। ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अप्रूवल की बात करते हैं कि अगर इसका अप्रूवल लेना होता है तो किस तरह से इसका अप्रूवल लेना होगा और किस तरह से कौन लगाता है। तो ध्यान रखना कि इसको राष्ट्रपति लगाता है, इसका प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अप्रूवल की अगर बात करें तो पहले अप्रूवल से पहले मैं ये आपको लिख देता हूँ कि इट इज़ प्रोक्लेम्ड बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको लगाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है, आर्टिकल 74 को रिकॉल करिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है, ठीक है, ये बोला था। तो इसीलिए फिर हमारा एक 44th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट किया गया। अगेन पता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, इंदिरा गांधी जब थी ना तो उनके टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस की, जैसे ये कि भाई एक सर्टेन पार्ट पे लगाया जा सकता है। तो 1976 में इन्होंने क्या किया, इसका यूज़ करके जितने भी पॉलिटिशियंस थे इनके विरुद्ध थे उनको जेल में डलवा दिया। तो फिर अगला वाला जो सरकार आई उसने 44th अमेंडमेंट करके जो 42nd अमेंडमेंट ने किया था एक तरह से कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगा दिया। तो उनको लगा कि आगे फिर से ये कोई हरकत ना कर पाए, इसलिए उन्होंने उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया। फिर से कोई हरकत ना कर पाए, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेके फिर उनकी रिकमेंडेशन लेके खुद ही इमरजेंसी एक तरह से घोषित कर दी। तो 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया था, इसी ने बोला कि अगर इमरजेंसी लगेगी, यानी कि प्रोक्लेमेशन में लिख लेता हूँ कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी can be done only after कैबिनेट अप्रूवल। क्योंकि ये माना गया था, ना तो इन्होंने ज़्यादा प्रेसिडेंट से पूछा और ना ही इन्होंने जो अपनी कैबिनेट थी उससे तक पूछा था। इन्होंने, किसने, इंदिरा गांधी ने, बस अपना वो करके प्रेसिडेंट को बोल दिया लगा दो। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी डन ओनली आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल, जब कैबिनेट अप्रूव कर देगी। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमारे संविधान में इस कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। किसने जोड़ा, इसने जोड़ा। कौन से आर्टिकल में जोड़ा, आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। बट इसका जो सब क्लॉज 3 है, इतना तो नहीं पूछेगा डिटेल में, लेकिन ये पता होना चाहिए 44th अमेंडमेंट से पर्टिकुलर शब्द को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, समझ में आ गया, ठीक। अब इसके अप्रूवल की बात कर लेते हैं। तो अप्रूवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो लगाता तो प्रेसिडेंट है ना, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जब मनाया तो लगा दिया, इसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सर, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट जब मैं बोलता हूँ तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। तो इस कोई भी बिल सीकिंग टू इम्प्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी शुड बी पास इन बोथ द हाउसेज थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, क्लियर। और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी जब इसको मिल जाएगी ना, जब इस रेजोल्यूशन आएगा, जब भी रेजोल्यूशन आता है तो विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर रेजोल्यूशन आया। ऐसे नहीं कि टल रहा है सेशन, अगर वो डिसमिस मतलब वो हो गया, उसका प्रोरोगेशन हो गया, 1 महीने के अंदर चाहिए, ठीक है। और अगर इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है, इफ अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ये जारी रहेगी, 6 महीने तक। तो मान लो कि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, आर्म्ड रिबेलियन खत्म नहीं हुआ, तो फिर से अप्रूवल लीजिए 6 महीने के बाद, फिर से 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना होगा, नहीं तो 6 महीने के बाद अपने आप वो पुराना रेजोल्यूशन खत्म, नेशनल इमरजेंसी खत्म।
और ये बात कि आपको रिपीटेड अप्रूवल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगेन 42nd अमेंडमेंट जब 90 ये थी ना इंदिरा गांधी, तो उन्होंने बोला था कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, जब तक कि हटाएंगे नहीं, अपने आप नहीं बंद होगी। तो फिर 44th अमेंडमेंट ने बोला कि रिपीटेड अप्रूवल। तो एक तरह से हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आई थिंक मैंने पहले ही बोला होगा कि 42nd अमेंडमेंट ने जो काफ़ी सारी चीज़ें करी थी उसको सुधार किया था 44th अमेंडमेंट ने। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ सेंटर के पास आ जाएं, यूनियन के पास आ जाएं। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने उस चीज़ को रिलीव करने का काम किया। तो रिपीटेड अप्रूवल जो है बोला कि 44th अमेंडमेंट ने कि रिपीटेड अप्रूवल लेना होगा हर 6 महीने के बाद। मान लेते हैं हटाने का मन है, अब आ जाते हैं रिवोकेशन पे। लगाना कठिन है लेकिन हटाना आसान है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता है कि देश में इस तरह का राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उसको आसानी से हटाया जा सके। तो पहला तो ये है सिनारियो कि प्रेसिडेंट अपने आप से हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, और कोई भी काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। दूसरा ये है, इफ लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन थ्रू सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा ने थ्रू सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा ने बोल दिया कि हटाओ हटाओ, तो प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। फिर कोई कुछ नहीं, प्रेसिडेंट नहीं हम नहीं हटाएंगे ना, हटानी पड़ेगी। एक तो प्रेसिडेंट अगर खुद मने हटा दो तुम, और अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया सिंपल मेजोरिटी से तो हटाना ही पड़ेगा। सर राज्यसभा नहीं होता इसमें ना, तो यही की डिफरेंस है सर, कि अगर प्रोक्लेम करना है तो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और अगर हटाना है तो सिर्फ लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और दोनों तरह की मेजोरिटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी हटा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे फाइनल इसका चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ रिलेशंस। देन किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, रिलेशन इसका तो सर बात ही ना करो। नहीं, रिलेशंस बिटवीन, एक तरह से बोल सकते हैं सेंटर एंड स्टेट्स, रिलेशंस किस तरह से अफेक्ट होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसको हम डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 257 ये बोलता है, 257, कि सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, जो केंद्र है वो स्टेट को, राज्य को निर्देश दे सकता है, जैसे कि रेलवे वगैरह इसके संबंध में। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट इन एनी मैटर। इसमें क्या लिखा हुआ, वो रेलवे वास थोड़ा वाला मैटर लिखा हुआ है कि इस मैटर में दे सकता है। इसमें क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगे नहीं, कोई भी मैटर में एडवाइस या फिर सॉरी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन दे सकता है। और अगर डायरेक्शन नहीं माना तो क्या होगा, अभी आपको पता चलेगा कि क्या होगा, वो हम प्रेसिडेंट रूल में पढ़ेंगे। तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट इन एनी मैटर, किसी भी उस मैटर में दे सकता है। लेजिस्लेचर के साथ किस तरह से अफेक्ट होता है, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें किस तरह से रिलेशंस अफेक्ट होते हैं, तो पार्लियामेंट मतलब किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई देश में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। समझ रहे हैं आप? यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट का लेजिस्लेचर। यूनियन के लिस्ट पे तो यूनियन का मतलब पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट तो बनाएगा यूनियन वाले सब्जेक्ट्स में, स्टेट में भी बनाने लगेगा। और भी सिनेरियो होते हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज़ को नहीं होता तो। इफ़ बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये चीज़, सबके लिए ये चीज़ याद रखना है कि कौन कौन से सिनारियोज होते हैं जहाँ पे जो हमारा एक तरह से पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। इफ़ 2 or more स्टेट्स आस्क पार्लियामेंट टू डू सो, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य पार्लियामेंट को, संसद को ये बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी लिस्ट हम के एक सब्जेक्ट पर लॉ बना दो, हमसे बनाया नहीं जा रहा है, तो बना देगा। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी लगी हो जो अभी देखा, तो बना देगा। तीसरा, आर्टिकल 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ये पावर दे सकता है पार्लियामेंट को, स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि आप स्टेट लिस्ट के लॉ सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हो। समझ रहे हैं आप? एक तो 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोल दें या राज्यसभा बोल दे, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं, उसको स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा तो लॉ बन सकता है, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा में राज्यों से ही लोग आए हैं, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। क्लियर?
तो एक जो मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा के पास कहाँ कहाँ ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। एक तो यही केस है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए। और दूसरा भी चलो यहीं पे बता देता हूँ, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 जो है ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सारी भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं 3 है भारत में अभी। अगर कोई नई क्रिएट करनी है तो राज्यसभा क्रिएट कर सकता है आर्टिकल 312 का यूज़ करके। तो ये एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं। और प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका भी रेजोल्यूशन राज्यसभा में ही सबसे पहले आता है। क्लियर है ये चीज़। एंड थर्ड थिंग इज कि किस तरह से ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस चीज़ को कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकार में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ये हमने वेमार का जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का एक वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को हमने लिया है। और इसमें क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इससे 2 आर्टिकल डील करते हैं। अनुच्छेद 358 है और एक अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 359 है, जो आपको ये बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ डील करता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो हमारे राइट्स दिए हुए हैं। कितने राइट्स दिए हुए हैं जरा ये बताइए। आर्टिकल 19 उसको छोड़ के जितने भी राइट्स हैं उससे आर्टिकल 359 डील करता है। क्या डील करता है, ये बोलता है आर्टिकल 358 कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 358 का यूज़ करके पार्लियामेंट आपसे ये बोल सकता है कि सर आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 राइट आपको मिले हुए हैं सामरो वाले, वो नहीं मिलेंगे जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक। 359 में अगर 19 सस्पेंड करना है तो 358 का यूज़ करेगा पार्लियामेंट। अगर इसके अलावा कोई भी आर्टिकल है अगर उसको सस्पेंड करना है, एनी अदर आर्टिकल, वैसे इसमें 2 एक्सेप्शंस अभी बताऊंगा मैं, लेकिन एनी अदर आर्टिकल अदर देन आर्टिकल 19 अगर एनी अदर आर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उनको सस्पेंड करने से 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है 23, 24, 25, 26 इनको सस्पेंड करना है ना तो आपको 359 का यूज़ करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में ये थोड़ा डीप चीज़ है। एक मीम देखा तुम लोगों ने, वो अमिताभ बच्चन वाला, समझ में आया? नहीं आया ना, ये थोड़े ऊंचे लेवल की बात है। तो अगर ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो इतना वो नहीं है। इसमें एक्चुअल में ये है कि 358 के तहत तो आर्टिकल नंबर 19 के 6 राइट सस्पेंड हो जाते हैं। बट जब 359 का यूज़ होता है ना तो जो भी आर्टिकल की बात हो रही तो पहली बात तो राष्ट्रपति इसमें लिखेगा कि 14, 16, 18, ऐसा नहीं कि सारे, मतलब जो प्रेसिडेंट अपने उसमें लिखेगा कि ये वाले हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में उसमें फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होते हैं, राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड हो जाता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर मौलिक अधिकारों का कानून होता है तो 32 का अनुच्छेद करके सुप्रीम कोर्ट, 226 का अनुच्छेद करके यूज़ करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं। तो राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल वो सस्पेंड नहीं होता। यहाँ पे आर्टिकल सस्पेंड हो रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, मैं बता दूँ, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। 359 आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं, अपवाद ये हैं, आर्टिकल नंबर 20 and 21 can never be suspended, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन बोलता है। 21 राइट टू लाइफ, ये कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इफ अगर जो नेशनल इमरजेंसी है लगी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, 3 ग्राउंड पढ़े थे ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले होता था बट 44th अमेंडमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इफ नेशनल इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तो अगर इस ग्राउंड पे लगाई गई है ना आर्म्ड रिबेलियन केस में, तो आर्टिकल नंबर 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। 20 और 21 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, और 19 वाला तब नहीं होगा अगर आर्म्ड रेबेलियन केस में लगी है। इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो ताकि समझ आ जाए। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है जैसे कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं भारत के अंदर ही। कई बार हमारी सरकारें क्या होती हैं, किसी भी उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठ रही है तो उसको दबाने के लिए वो उसको आर्म्ड रेबेलियन का नाम दे देंगी,
और आर्टिकल नंबर नेशनल इमरजेंसी लगा के आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर देंगे, बिकॉज जिसमें राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसका यूज़ करके लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बट सरकार इसको ये वाला लॉजिक लगा के इसको दबा सकती है, तो इसलिए इस चीज़ को रखा गया है इसमें। ठीक, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी कितनी बार है? तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। एक तो 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1965 में नहीं लगी थी इमरजेंसी, 1971 में लगी थी जब जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ 1965 में भी हुआ था, लेकिन उसमें नहीं लगी थी। 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट किया था हमने, बांग्लादेश क्रिएट करवाया था हमने, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, और 1975 में ये वाली जो इमरजेंसी है ये लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में। ये दोनों वॉर के और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगाई गई थी ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसीलिए तो 44th अमेंडमेंट ने इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया शब्द। क्लियर है? एंड जो फाइनल केस था हमारा, मतलब एक तरह से जो केस हुआ है हमारा, एक मिनर्वा मिल केस, ठीक है, ध्यान रखना, ये मिनर्वा मिल केस में बोला, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी, यानी कि एफआर और डीपीएसपी दोनों बैलेंस में चलेंगे, कोई ऊपर ना कोई नीचे। मिनर्वा मिल केस में भी ये बोला था इसने कि नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू है, मतलब कि जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। अगर आप ऐसा नहीं कि जब मनाया राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, अगर हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और लाइफ ऑफ लोकसभा तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। लाइफ ऑफ लोकसभा किस तरह से अफेक्ट होती है? तो लाइफ ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमने देखा था पहले ही कि 1 साल से एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, 1 साल से एक्सटेंड हो जाती है लाइफ ऑफ लोकसभा। 2024 में ख़त्म होनी है, अगर मान लो आपातकाल आज लग जाए तो ये मैक्सिमम 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। फिर अप्रूवल लेना होगा, मतलब अगर इमरजेंसी चल रही है तो 1 साल के लिए, फिर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलती रह सकती है। मैंने आपको सारी चीज़ें लोकसभा वाले में बताया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर बस थैंक यू कर दीजिए। नहीं, थैंक यू तो नहीं होगा अभी इतनी जल्दी। ठीक है, इतनी जल्दी थैंक यू नहीं होगा। चलो क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा भी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। वैसे क्लास तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन नहीं होगा तो कल कर लेंगे क्वेश्चंस, अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी मुझे आपको पढ़ाना है प्रेसिडेंट रूल। बस प्रेसिडेंट रूल ही है, बाकी तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नाम मात्र की, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल पे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 350 ऑफ आर्टिकल 355 जो हमारे संविधान का एक सेंटर को ड्यूटी देता है, इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर। ये ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी ये केंद्र को ये देता है कि देखो केंद्र, आपको ये इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट जो सरकार चल रही है राज्य में, इट इज वो चले, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं आप? यानी कि इट इज इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट is run accordance with the provisions of the constitution, इस संविधान में जो हमारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सरकार चलनी चाहिए राज्य की। अब राज्य सेंटर को लगा क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? तो फिर सेंटर की आंखें चमक जाती हैं, उसको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को तो हम कभी भी अगर हमसे ये ज़्यादा अकड़ाई है तो बोल देंगे कि ये तुम्हारे जो ढंग से चला नहीं पा रहे हो। तो वही बोलते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी सेंटर टेक्स कंट्रोल ओवर एनी स्टेट, मतलब ये ड्यूटी परफॉर्म करते हुए सेंटर, अगर मान लो कि कोई स्टेट है ढंग से ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो सेंटर क्या करेगा? अनुच्छेद 356 के तहत क्या करेगा? वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। और क्या लॉजिक देगा कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है स्टेट की, इसलिए हमने लिया है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड्स की, ठीक है, तो आर्टिकल 356 में लिख देता हूँ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक ढांचा आपका खराब हो गया। अब ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में देखा था हमने, क्या देखा था नेशनल इमरजेंसी में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये देखा था ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राउंड्स क्या है, तो ग्राउंड्स है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 में एक लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 365 में लिखा हुआ है। 356 वाला तो आप समझ गए क्या है कि
भाई प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, प्रेसिडेंट ही लगाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है वैसे ये भी प्रेसिडेंट लगाता है कि गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट, ये मैंने पीछे भी लिख दिया था, कैन नॉट बी रन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से सरकार को नहीं चला जा सकता, वहाँ की मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। दूसरा इज व्हेन स्टेट fails to comply with any direction from state। कोई राज्य है, उसने कोई मतलब राज्य है, उसको डायरेक्शन दिया गया स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा कि आपको ये काम करना है, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 257, और वो नहीं किया उसने, उस केस में क्या किया जाएगा, सेंटर स्टेट के ऊपर कंट्रोल ले लेगा। कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, नेशनल इमरजेंसी केस में तो किसी भी मैटर में वो डायरेक्शन दे सकता है, तो अगर उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया स्टेट ने तो सेंटर कंट्रोल ले लेगा। क्लियर, ग्राउंड समझ आ गए। अप्रूवल की अगर बात करें तो इसको भी प्रोक्लेमेशन की पहले बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। प्रोक्लेमेशन की अगर बात कर लें तो ये भी प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। प्रोक्लेम कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति ही करेगा, इसको प्रोक्लेम करने का उसी को पावर है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें 2 महीने का अप्रूवल चाहिए, जो विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल चाहिए, विद इन 2 मंथ्स। कहाँ से चाहिए, विद इन 2 मंथ्स कहाँ से चाहिए, पार्लियामेंट से चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर का अगेन कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, स्टेट थोड़ी ना अपने यहाँ इमरजेंसी लगाएगा, पार्लियामेंट बट विद सिंपल मेजोरिटी, जो कि हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी थी, बट यहाँ पे साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये जो 2 महीने हैं नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने था, उतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो, ठीक है। वहाँ 1 महीने था, यहाँ 2 महीने, ठीक है। और ये भी अगर इफ़ अप्रूव्ड 6 महीने तक चलती रहेगी, ठीक है। इफ़ अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूस फॉर 6 मंथ्स, कॉन्टिन्यूस फॉर 6 मंथ्स। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को अफेक्ट नहीं करता है। कौन अफेक्ट करता है, नेशनल इमरजेंसी। कहाँ से लिया, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से प्रोविजन लिया है हमने, लेकिन ध्यान रखना इमरजेंसी अपने आप में ये लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो इमरजेंसी जो है ना, इसको लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसके प्रोविजंस को। लेकिन मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल में, इसको जर्मनी के संविधान से लिया है। क्लियर। और ये 6 महीने तक चलती रह सकती है और हमें रिपीटेड अप्रूवल लेने होते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है, मैक्सिमम लाइफ वो 3 साल होती है। समझे नहीं सर, 6 महीने 3 साल कैसे, जैसे कि आज लगी स्टेट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको हम सिनोनिमसली स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, लेकिन लिखा नहीं हुआ कहीं पे स्टेट इमरजेंसी। 6 महीने तक रहेगी, 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल लेना होगा सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। ये 6 महीने आप कर रहे हैं, 3 साल के बाद मत कर देना इसको। नेशनल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं थी, 6 महीने लो, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, जब तक मना है तब तक लो, इनडेफिनेट टाइम पीरियड। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड मेंशन्ड है प्रेसिडेंट रूल में, दैट इज 3 साल। रिवोक करना है, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाई प्रेसिडेंट, एनी टाइम। राष्ट्रपति इसको कभी भी रिवोक कर सकता है, इसको कभी भी ख़त्म कर सकता है। नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। वहाँ पे क्या था नेशनल इमरजेंसी में, तो प्रेसिडेंट अपने आप से कर दे तो खत्म हो जाएगी, या फिर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर दे, देन प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। बट यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का रोल है ही नहीं, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। अगर हमें स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल को हटाना, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फंडामेंटल राइट को कोई अफेक्ट नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है कि निकल लो तुम लोग, ठीक है, तुमसे चल पा नहीं रही थी सरकार। या तो ये होगा, ये तो होना ही होना है, या जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है इसको इधर सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा, इधर सस्पेंड या फिर डिसॉल्व। डिसॉल्व हमें पता है लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधान सभा होता है। क्लियर। या तो वो सस्पेंड कर दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि निकल लो, फिर डिसॉल्व कर दिया जाएगा कि पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो जाएगा, फ्रेश इलेक्शंस फिर करवाए जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज कि पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कहाँ लगी थी और कब लगी थी, तो ये 1951 में पंजाब में लगी थी सबसे पहले, ठीक है। 1991 में पंजाब में लगी थी सबसे पहले। एंड मैक्सिमम टाइम्स अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार, तो ये लग चुकी है मणिपुर में। कितनी बार, 10 बार लग चुकी है, 10 टाइम्स लग चुकी है।
एंड इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इसको 9 टाइम्स यानी कि 9 बार लगाया गया है। क्लियर? एंड और कुछ बचा नहीं बचा। अब इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे और इसके बाद टॉपिक को कर देंगे ख़त्म, ठीक है। और क्वेश्चंस का क्या रखने को मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए अभी आते हैं फाइनल चीज़ पे, दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें हमें लगने वाले हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 360 में, ठीक। ये तब लगता है जब हमारे कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है, तब लगती है। नेवर इम्पोज्ड आज तक नहीं लगी है, ठीक है, नेवर इम्पोज्ड। और इसमें भी भाई 2 महीने का अप्रूवल चाहिए होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ये 2 महीने वाली चीज़, 2 मंथ के अंदर अप्रूवल चाहिए होता है, किससे? पार्लियामेंट से, स्पेशल मेजोरिटी से ही ये भी लगती है, स्पेशल विशेष बहुमत चाहिए इसमें भी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, ठीक है। ख़त्म हो गया ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत ही रेयर है इससे क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर है क्वेश्चन है इससे, और आएगा भी तो ये बहुत आगे बढ़ेगा तो ये पूछ सकता है, नहीं तो इन्हीं दोनों में फिनिश कर देगा अगर पूछेगा तो, वैसे तो पूछता नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी से बनते हैं, देन प्रेसिडेंट रूल से, एंड देन इससे। ख़त्म हो गया चैप्टर, धन्यवाद। अब बाकी रहे बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो है कल क्वेश्चंस की जो क्लास है वो ऐप के अंदर मैं रख लूँगा, बिकॉज अभी तो आप लोग करेंगे नहीं आई थिंक, है ना। तो ऐप के अंदर जो है क्वेश्चंस की हम लोग क्लास रख लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है आप लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ऐप में कर लेंगे, और ये जो रहेगी क्लास ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तो नहीं रहेगी, परसों रहेगी, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज़ करिएगा। क्वेश्चंस की जो पीपीटी की पीडीएफ है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस की पीपीटी की पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन वी विल हैव अ क्लास शेड्यूल इन द ऐप इटसेल्फ, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, डील करने वाले, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हिडन क्यों हैं? बहुत सारी वीडियोस हिडन इसलिए हैं बिकॉज ये बैच की क्लासेस हैं, बैच की वीडियोस हैं, और ये हिडन हो जाती हैं जब क्लास ख़त्म होती है उसके बाद, बिकॉज ये अभी पब्लिक मतलब ये बैच की वीडियोस हैं, तो लाइव फ्री होता है स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे, उसके बाद ये जो है आपका चला जाता है किसमें, ये चला जाता है आपका कहाँ पे, ये चला जाता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। सर मेरी एक्स भी आपकी क्लास देख रही है, 3 साल बाद दिखी आज, क्या बात कर रहे हो? रिश्ते अभी बना रहे हैं क्या हम यहाँ पे बैठ के? दिलों को दिलों से मिलाएं। चलो कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा कर लो, ठीक है। चलो, तो इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया वर बोरोड फ्रॉम दी विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताया था कि इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए थे, और सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है इसको हमने लिया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा प्रोविजन डील करता है? अभी करवा दीजिए क्वेश्चन। चलो करवा रहे, मुझे पता था ये कोई डाउट आने वाला है, इसीलिए मैं फिर करवा रहा हूँ भी। सर मुझे इग्नोर करते हैं, अच्छा व्लादिमीर पिंटू। हाँ पहला ही क्वेश्चन आ गया उसी से। तो आर्टिकल 360, ठीक है, 365 में ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है इमरजेंसी का, स्टेट इमरजेंसी का, कि अगर व्हेन स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। 356 अगेन ग्राउंड लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट की फेल हो जाए, लेकिन इसको यूज़ करके स्टेट इमरजेंसी लगती भी है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वी ऑल नो 3 हमने पढ़ी हैं, 3, ठीक है। इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी कर लो, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 महीने के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, क्या है आर्टिकल का क्वेश्चन, आर्टिकल है ही नहीं इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? कौन सा बोलता है हमें आर्टिकल कि ये ड्यूटी बनती है कि भाई वो उसको प्रोटेक्ट करे स्टेट को? 215, 275, 325 या फिर 355? हमने देखा था 355 ये ड्यूटी देता है,
और अगर इस ड्यूटी का फॉलो करते हुए यूज़ करके 356 के तहत स्टेट फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट या फिर सेंटर एक तरह से। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? वंस, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, नेवर। तो आंसर क्या होगा? नेवर, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करी गई है, ठीक है। इसके जगह बताइए, व्हेन वाज द आर्म्ड रेबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया था? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रेबेलियन शब्द को जोड़ा गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। क्लियर? और इसी शब्द ने क्या जोड़ा, इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने क्या बोला था? प्रेसिडेंट को ये बोला था कि आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा। किसको? प्रेसिडेंट को, अगर इमरजेंसी लगानी है तो। आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3, ठीक है। Part 20 deals with the emergency provisions and emergency converts the federal structure into a unitary one without a formal amendment of the constitution। बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, तो पार्ट 20 हमारा इमरजेंसी से डील करता है ना, वो तो अमेंडमेंट है। पार्ट जो 18 है वो डील करता है इमरजेंसी से। तो पहला तो गलत हो गया, तो इसको हटाना है, इसको हटाना है, ओनली टू नन ऑफ दी अबव बचता है। तो इमरजेंसी कन्वर्ट्स दी, बिल्कुल बात सही है। कैसे? बिकॉज हमें पता है कि जब इमरजेंसी लगी होगी ना तो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकता है सेंटर किसी भी मामले में। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। तो एक तरह से वो फेडरल जो करेक्टर है वो यूनिटरी में बदल गया, बिकॉज यूनिटरी और फेडरल फीचर हमने देखे थे क्या क्या होते हैं। जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है उसको हम यूनिटरी फीचर बोलते हैं, जहाँ पे एक तरह से सेंटर स्टेट के पास दोनों के पास पावर्स होती हैं तो उसको हम फेडरल करेक्टर बोलते हैं। तो दूसरा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। When was the national emergency declared for the first time under Article 352? तो हमने देखा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। कब लगा है? 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1975 में ये लगी थी किसी के साथ वॉर में नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1962। आगे बढ़ते हैं। ऑन द नाइट ऑफ डैश 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। 1 जून, 22 मई, 25 जून या फिर 1 जुलाई? तो सही आंसर इसका होगा 25 जून की रात को, कि भाई लगा दो, फखरुद्दीन अली अहमद से बोला। और कैबिनेट की अप्रूवल भी नहीं ली थी इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। चलिए, तो कौन था राष्ट्रपति? बताइए, अभी देखा है कि कौन थे राष्ट्रपति 1975 से 70 जब इमरजेंसी लगी थी, अभी देखा, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए, अभी आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करिए पार्लियामेंट्री कमेटी का, संसदीय समिति का। रिवाइज करते हैं, क्या पढ़े थे? पब्लिक जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, दे आर elected or appointed by the house or nominated by the presiding officer. They work under the presiding officer. There are 2 types of committee, permanent and temporary. Permanent are called as standing committee and temporary are called as ad hoc committee. Standing committee are further subclassified into financial committee. Financial committee are further categorized into 3 types of committee जिनको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यानी कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। उसका हिंदी नहीं आता मुझे, ठीक है। तो इट वर्क्स एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। इट वर्क्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पूछा है करेक्ट कौन सा? इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच गिव्स रिपोर्ट ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटिनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ कैग, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यही तो पढ़े थे। कैग क्या करता है? कैग ये CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को देखता है, उसको देखने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंट कमेटी क्या है? अभी देखा, टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द कैग। अगला, हु नॉमिनेट्स, ठीक है, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी को कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सिंपल। कौन नॉमिनेट करता है? या तो हाउस इलेक्ट नॉमिनेट करेगा या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश द, ये क्या क्वेश्चन आ गया यार, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग्स इन इंडिया? पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने होते हैं? 3 तरह की कमेटी पढ़ाई थी मैंने आपको, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। पहली और तीसरी में पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। 30 होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, प्राक्कलन समिति, जिसको कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था या बताएंगे।
किस कमेटी के? तो ये जॉन मथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमेटी की रिकमेंडेशन बनाई गई थी, 1950 में बनी थी। नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, सारे लोकसभा से होते हैं। और एस्टिमेट्स ये देखता है किसके? बजट में जो होते हैं एस्टिमेट्स। आंसर क्या होगा? 22। एस्टिमेट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, द राज्यसभा, द लोकसभा, नन ऑफ द अबव। तो प्राक्कलन समिति का गठन किसके सदस्यों के से किया जाता है? ओनली लोकसभा, राज्यसभा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 26, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमेटी हैज नॉट बीन सेटअप? पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, एस्टीमेट या फिर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेके कोई भी कमेटी सेटअप नहीं करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मतलब पूछे गए हैं ये CHSL और CGL में। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, और बीच के आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? याद करो क्या सिमिलरिटीज़ बताई थी इनमें। 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस STV से इलेक्शन होता है, कोई मिनिस्टर इनका मेंबर नहीं हो सकता है। आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस वॉज नॉट, क्या चीज़, हाँ वो ये वीडियोस बैच में हो जाती हैं सर, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2017 टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लोढ़ा रिफॉर्म्स इन द BCCI? विनोद राय, महिम वर्मा। ये क्वेश्चन ना बनराकस टाइप क्वेश्चन कैटेगरी में रखूंगा, इसका आंसर महिम वर्मा होगा। लेकिन बिल्कुल भी इसमें अपना जरा सा भी दिमाग मत लगाना, इसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। विच कमीशन रिकमेंडेड 27%? ये कहाँ से क्वेश्चन है यहाँ पे? ये क्वेश्चन कैसे, चलो कर लेते हैं। कौन सा कमीशन था जिसने 27% रिजर्वेशन बोला था OBC के लिए? आप बता सकते हैं कौन सा कमीशन था? ये हमने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 जब पढ़ा रहा था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वालिटी होगी, बट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बोलता है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो 27% रिजर्वेशन की मंडल कमीशन, जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, उसने मतलब एक तरह से ये चीज़ बोली थी, ठीक है। और इसी कमीशन से रिलेटेड है इंदिरा साहनी केस, जिसने कि ये बोला था कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, और रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता SC ST OBC सबका मिला के। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979 वॉज हेडेड बाई, वही जो भी मैंने बताया, किसने? मंडल कमीशन इसको बोलते हैं, BP मंडल ने हेड किया था इसको। ये क्वेश्चन मतलब कहाँ से, चलो कर लेते हैं, बात आई तो। इन 1990 द दिनेश गोस्वामी कमिटी वॉज फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी किस लिए बनी थी? सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो इसमें तो हमने 2 कमेटी पढ़ी, सरदार सोरेन सिंह, और बाद में छोटी सी कमेटी जस्टिस वर्मा कमेटी, लेकिन ध्यान सरदार सोरेन रखनी है आपको, ठीक है। ये नहीं होगी आंसर, इलेक्टोरल रिफॉर्म होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब होता है जो चुनाव वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो यहाँ पे चीज़ें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी विच इज़ कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अ सजेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर? ना अभी तो बिल्कुल नहीं करना, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करी थी। तो ये सरकारिया जो कमीशन है ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके बना था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, ध्यान रखना। सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे होने चाहिए उसको लेके ये कमीशन बना था। ये है आपका 1988 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी। और एक चीज़, जब प्रेसिडेंट रूल, जो लोग नोट्स बना रहे हैं खुद से, जहाँ प्रेसिडेंट रूल आपने हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 356, ध्यान रखना इससे रिलेटेड एक केस है SR बोम्मई केस, जिसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 356 का यूज़ कैसे किया जाना चाहिए, एक तरह से गलत उसका यूज़ ना किया जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशंस खराब होते हैं। SR बोम्मई केस भी कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस पर ही बेस्ड था, आर्टिकल नंबर 356 पे, ठीक। सरकारिया कमीशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सरकारिया कमीशन। ऐसे ही एक कमीशन बना था पुंछी कमीशन 2007 में, पुंछी कमीशन बना था, कि ये भी ध्यान रखना सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करता है। 2007 में सरकारिया कमीशन बहुत पहले बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट वाज द विजय केलकर कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेलुएट व्हाट? तो विजय केलकर कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किस लिए बनी थी? पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, द स्टेट ऑफ शुगर मिल्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया? तो सही आंसर क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल जो होता है उस पर ये बेस थी। इसमें मेनली कमिटीज़ पे ही है क्या? चलो माली मत कमेटी कर लेते हैं, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट, चलो कर लेते हैं, ठीक है।
आई थिंक हम लोग एक गाइडलाइंस तो देख ही चुके हैं। तो आर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स विच द पुलिस हैव टू फॉलो टू अरेस्ट, डिटेन एंड इंटरोगेट एनी पर्सनस। तो के सी रॉबर्टो, डी के बासु, मेनका गाइडलाइंस या फिर विशाखा। विशाखा जो है गाइडलाइंस ये विमेन से डील करता है वर्किंग इन दी, मतलब जो वर्क प्लेस होता है तो उनके साथ हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे विमेन काम करती है। मेनका गाइडलाइंस ये था कि वो हमने देखा था आर्टिकल 21। आंसर इसका होगा डी के बासु गाइडलाइंस, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज माली मत कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ, कि जो माली मत कमेटी वो किससे डील करती है? जुडिशियल डिले से डील करती है, टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, या फिर स्टॉक मार्केट रिफॉर्म से डील करती है? तो ये क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इससे डील करती है, ठीक है। ये थोड़े से फैक्चुअल टाइप है, रटने पड़ेंगे, इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं जो आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन वही कि अगर रिपीट हो गया तो बस आपको आ जाना चाहिए। थोड़े से बोरिंग टाइप है लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते, अगला टॉपिक है मेजर अमेंडमेंट, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो हमने कहाँ से इसको प्रोसीजर बोरो किया है संविधान को उसमें संशोधन करने का? तो ये हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर क्या, ये तो 42nd अमेंडमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ओके ओके, ये कोई मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। मेन ये है कि देखो हमने अमेंडमेंट अलग से नहीं पढ़े, आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट ने क्या किया 42nd, वो हम पहले ही कर चुके हैं। इट इज़ अ रॉन्ग थिंग कि भाई आप अमेंडमेंट को अलग से करो या फिर आर्टिकल को एक एक करके पढ़ो, 1 2 3 4 5 ऑर्डर में नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, प्रेसिडेंट के पढ़े, देन सिमिलरली गवर्नर के पढ़े, पार्लियामेंट के पढ़े, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के पढ़े। बस मैंने बोल दिया कि ये जोड़ना है बस आपको। ऐसे अमेंडमेंट हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं, 9 शेड्यूल जोड़ा, 52nd पढ़ चुके हैं, डिफेक्शन के प्रोविजन 10 शेड्यूल, 73rd 74th तो थोड़ा पढ़ा है लेकिन उसको हम पढ़ेंगे लोकल बॉडीज़ में। हमने 42nd अमेंडमेंट, हमने 44th अमेंडमेंट, हमने 86th अमेंडमेंट, हमने 87th अमेंडमेंट, हमने 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्या डीपीएस पेड की, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अलग से कुछ नहीं करना है आपको कि अलग से आप ये नोटबुक बनाइए। अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो आज के लेक्चर में देखी हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन? कौन सा होगा? 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, ठीक है। ये सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी से हैं, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था जिसने कि, ये भी वैसे पढ़ेंगे, जिसने कि वोटिंग की एज घटा दी थी 21 से लेके 21 से 18 कर दी थी? ये 61st अमेंडमेंट से हुआ था, 1988 में हुआ था, इंप्लीमेंट 1989 में हुआ था, 1989 में। इसको हम 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे जो आएंगे, ठीक है। सेकुलर शब्द, अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द टर्म सेकुलर एडेड जोड़ा गया था? तो हमें पता है कि प्रियम्बल में हमारे सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए 42nd, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ये क्या है, ये भी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर 99th अमेंडमेंट होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बाकी आप करिएगा, अगर किसी को डाउट होगा तो डाउट ग्रुप में डाल देना एप्लीकेशन पे, ठीक है, उसको आपको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो सारे आपसे बन जाएंगे बिकॉज सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, एंड दैट विल नॉट बी डेल्ट एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13? ज़्यादा बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। पहले भी बताया था, फंडामेंटल राइट में भी इस चैप्टर इस चीज़ को बताया था, और आज के लेक्चर में भी इस चीज़ को बताया मैंने आपको। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हमें पता है, चंपकम दोराई राजन केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। उसके बाद क्या हुआ, गोलकनाथ केस से चिढ़ने के बाद किसने किया, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट को ले आया था, ऑप्शन नंबर सी। जिसने अमेंडमेंट ने यह भी बोला था कि पार्लियामेंट हैज़ नो वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको सहमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन 25th अमेंडमेंट हुआ, देन केबीसी केस हुआ था। राइट, थैंक यू आप सभी को। थोड़ा सा आज लेट हो गया था, मैंने आपको रीज़न बताया कि थोड़ा सा आज मकर संक्रांति की वजह से जाना पड़ा था बाहर, और इसी वजह से थोड़ा सा आज लेट हो गया था। बाकी तो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट ही हो गए हैं, सच कुछ छूटा तो नहीं है। बस इसी अमेंडमेंट टॉपिक्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस लीव करवाए हैं, आप करिएगा, सारे आप कर लेंगे, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और परमार एकेडमी ऐप पे डाउट सेक्शन में आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका अगर कुछ होगा भी तो रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। कोमल भारद्वाज पूछ रहे हैं, सर इफ सेंटर मेक्स अ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो लॉ फिर कब तक एनफोर्स रहेगा? वो 6 मंथ तक, जब तक आपकी इमरजेंसी है ना, वो सिर्फ तभी तक रहेगा। जो भी लॉ बनाएगा फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ही। जैसे आप आज इमरजेंसी सीज कर गई तो उसके अगले 6 महीने तक ही मैक्सिमम ये रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा। फिर वो उस पर्टिकुलर वो जो लॉ बनाया था उस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने, वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ऐसा इनफाइनाइट वैलिडिटी नहीं रहती, 6 महीने की रहती है।
खाने में लेट हो गया, अच्छा खाने में लेट हो गया। तो खाना खा लो भाई थोड़ा सा, है ना, मतलब खाना खा लो जाके अभी। थोड़ा सा बस लेट हो गया, 10-15 मिनट आज, या फिर 15-20 मिनट, लेकिन कोई नहीं, इट वॉज़ वर्थ इट। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सभी को, मिलते हैं